हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 के सब्जेक्ट इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है पोएट्री से संबंधित, मतलब पोएट्री के सेंट्रल आइडियाज़ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया जो है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपके पोएम नंबर 1, पोएम नंबर 2 और पोएम नंबर 3 के सेंट्रल आइडियाज़ को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, और यदि वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपको PDF फाइल फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपकी सबसे पहली पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये तुम्हारी जो उसका पोइट है, मतलब कवि, वो है हेनरी वाटन, मतलब कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आपका पहला पोयम है। इसके राइटर, वैसे तुम्हारा राइटर बोलते हैं लेखक को, बट यहाँ पे तुम्हारा पोइट बोलना है क्योंकि पोयम का होता है तुम्हारा हमेशा पोइट होते हैं। तो यहाँ पे सर हेनरी वाटन जो इसके हैं पोइट हैं। तो आपको यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि सर हेनरी वाटन के द्वारा लिखी गई पोयम का नाम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है। तो आपको यहाँ पे पोयम का नाम भी याद रखना है और उसके जो पोइट हैं, कवि हैं, उसका भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में वो स्टैंजा पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसका रेफरेंस लिखना पड़ता है। तो आपको उसके लिए पहचानना होता है कि किस पोयम का स्टैंजा आया है, फिर उसका राइटर का नाम भी लिखना पड़ता है और पोयम का नाम भी लिखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। देखो, आपको इसमें लिखना क्या है, लिखना है द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज कंपोज्ड बाई सन हेनरी वाटन। मतलब इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ कि तुम्हारा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ मतलब कि प्रसन्न जीवन का चरित्र जो कविता है वो सन हेनरी वाटन के द्वारा कंपोस्ट मतलब लिखी गई है या बनाई गई है। फिर आगे आपको लिखना है द पोयम शोज अस द पथ ऑफ टू हैप्पीनेस। मतलब कि जो तुम्हारी पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये हमको क्या करती है, शोज मतलब दिखाती है, अस मतलब हमें, द पाथ ऑफ टू हैप्पीनेस मतलब सच्ची हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता के रास्ते को दिखाती है। द पोयम इंस्पायर्स अस इनटू राइटनेस, ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, फेथ एंड केयर फ्रीनेस। मतलब कि तुम्हारी जो पोयम हमको क्या करती, इंस्पायर करती, किसके प्रति, राइटनेस के मतलब अपने अधिकारों के प्रति, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के प्रति, सिंपलिसिटी मतलब सिंपल जीवन जो तुम्हारा जीते हैं, फेथ मतलब किसी के प्रति विश्वास करना, एंड केयर फ्रीनेस मतलब अपनी वस्तुओं की जिम्मेदारी स्वयं करने की, मतलब केयर मतलब देखभाल करने के प्रति। फिर लिखना है आपको इसमें इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस द वर्च्यू ऑफ ए हैप्पी मैन। मतलब कि इस कविता में पोइट ने बताया है द वर्च्यू ऑफ ए हैप्पी मैन मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों को बताया है। फिर लिखना है ही किसके लिए आया है, ए हैप्पी मैन के लिए। तो ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी। मतलब कि तुम्हारा जो एक हैप्पी मैन होता है वो हमेशा क्या करता है, जेलसी मतलब ईर्ष्या से क्या रहता है, फ्री रहता है। मतलब कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आपको बनाना होता है सेंट्रल आइडिया में। तो ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना है ही प्रेज टू गॉड डेली, वह ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है। ही इनवीज नज, वह किसी से, इनवी मतलब कि दयालुता, सॉरी। तो यहाँ पे आपका है फिर अगला सेंटेंस ही इनवीज नन, वह किसी से ईर्षा नहीं करता है। फिर ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब वह मृत्यु से नहीं डरता है। तो ही डज नॉट अफ्रेड मतलब डरना, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु से। फिर आपको इसमें लिखना है कि ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक आर ए गुड फ्रेंड। मतलब कि वो अपना जो खाली समय है
एक अच्छी पुस्तक के समय बिताता है अथवा एक गुड फ्रेंड एक अच्छे मित्र के समय बिताता है। तो तुम्हारा जो एक हैप्पी मैन होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वह मृत्यु से नहीं डरता है, और उससे वह जो अपना खाली समय होता है वो एक अच्छी पुस्तक के साथ बिताता है या एक अच्छे मित्र के साथ बिताता है। ये आपको हिंदी अनुवाद में इसका हिंदी भी आपको याद रखना है, जब भी आप लोग सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। फिर आपको इसमें रखना है ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वह स्वयं का मालिक होता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो वह स्वयं का मालिक होता है। ही कीप्स हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, मतलब ही कीप्स वह रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, मतलब अफवाहों से दूर रखता है। तो तुम्हारा एक हैप्पी मैन होता है वो अपने जीवन को र्यूमर्स मतलब अफवाहों से दूर रखता है। ए हैप्पी मैन मे हैव नो मटेरियल पर्सन्स एट ही हैज ऑल द वर्ल्डली रिचेस एंड ही अचीव्स रियल हैप्पीनेस, मतलब इसका सेंस ये है कि एक हैप्पी मैन के बाद कोई भी मटेरियल मतलब धन से यहाँ दिया गया, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके पास उसके बहुत ही कीमती हो, पोजीशन मतलब कीमती सामान, एट मतलब फिर भी ही हैज ऑल दी वर्ल्डली रिचेस, फिर भी उसके पास में जो संसार में सबसे धनी व्यक्ति होती है उसके पास वो वस्तु सम्मिलित रहती है। वो क्या होती है? उसकी प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस। एंड ही अचीव्स रियल हैप्पीनेस, और वह उन्हीं के द्वारा क्या करता है? अचीव मतलब प्राप्त करता है, रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त करता है। दस इन दिस पोएम द पोएट हैज टेल हाउ ए मैन बिकम्स हैप्पी इन हिज लाइफ, इस प्रकार इस पोएम में हमें जो पॉइंट है बताया है, मतलब कवि ने बताया है कि एक हैप्पी मैन अपने जीवन में किस प्रकार प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 1 का सेंट्रल आइडिया। तो उम्मीद करते हैं ये सेंट्रल आइडिया में जितने भी वर्ड आए वो वर्ड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज अवश्य करें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये पीडीएफ रिवीजन करने के लिए आसान हो जाए। तो अब देखते हैं सेकंड पोएम। तो आपकी सेकंड पोएम है द ट्रू ब्यूटी, मतलब कि सच्ची सुंदरता। ये लिखी किसके द्वारा की गई है? तो ये थॉमस कैरियू जो तुम्हारे एक पोइट हैं इनके द्वारा लिखी गई है कि ये फेमस लिरिक्स है। तो आपको देखो इसमें लिखना क्या है? द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरियू, मतलब कि जो तुम्हारी जो पोएम है मतलब कि कविता द पोइट ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब कि बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरियू, थॉमस कैरियू की बहुत सी प्रसिद्ध लिरिक्स है। इन दिस पोएम द पोइट हैड डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, मतलब कि इन दिस पोएम मतलब इस पोएम में या इस कविता में पोइट मतलब कवि ने है डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया है 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, मतलब 2 प्रकार की सुंदरता का। एक होती तुम्हारी स्पिरिचुअल ब्यूटी और दूसरी होती फिजिकल ब्यूटी, मतलब स्पिरिचुअल मतलब आत्मीय सुंदरता एंड फिजिकल मतलब कि जो तुम्हारी शारीरिक होती है उस प्रकार की सुंदरता। ही सेज मतलब ही किसके लिए आया? कवि के लिए आया। तो ही सेज डैट द ब्यूटी विदाउट वर्च्यू इज वर्थलेस, मतलब कि तुम्हारी जो ब्यूटी होती है सुंदरता होती है विदाउट वर्च्यू मतलब कि गुण के बिना वो क्या होती है? बेकार होती है। वर्थलेस मतलब बेकार। लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, मतलब तुम्हारा जो प्रेम होता है वो फिजिकल मतलब शारीरिक सुंदरता पर बेस्ड होता है। और डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम मतलब है समय के साथ साथ, डिके मतलब होता है नष्ट होना, तो समय के साथ साथ तुम्हारा नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी शारीरिक सुंदरता क्या होती है? वो समय के साथ साथ नष्ट होती रहती है। इट इज नॉट परमानेंट, मतलब तुम्हारा जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो परमानेंट नहीं होती है। फिर आगे आपको लिखना है इसमें फुल स्टॉप। बट ब्यूटी ऑफ माइंड, मतलब कि माइंड मतलब मस्तिष्क की सुंदरता, सोल मतलब कि आत्मा की सुंदरता, हार्ट मतलब कि तुम्हारे जो दिल की सुंदरता हो गई, एंड थाट्स और तुम्हारे विचारों की सुंदरता जो होती है लिव लाइफ ए फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि तुम्हारा जो माइंड का ब्यूटी है, सोल की ब्यूटी हो गई, हार्ट की ब्यूटी एंड थाट्स की जो ब्यूटी है वो हमेशा एक लंबे समय तक रहती है जब तक आप इस जीवन में रहेंगे। फिर लिखा है ही प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, मतलब कि ही आया तुम्हारा कवि के लिए, तो कवि ने क्या किया है? प्रीफर्स मतलब कि ज़्यादातर उसको प्रभाव किया है। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादातर यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा अच्छा बताया कवि ने तुम्हारे। ही सेज डैट फिजिकल चार्म्स डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम,
मतलब कि कवि कहता है जो फिजिकल चार्म से तुम्हारे मतलब कि शारीरिक लगाव जो है वो डिके मतलब नष्ट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब आत्मीय सुंदरता नेवर डाइज, कभी भी नष्ट नहीं होती है। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बताया गया कि स्पिरिचुअल ब्यूटी किस में होती है, तुम्हारी ब्यूटी ऑफ माइंड, सोल, हार्ट एंड थॉट्स। दस इस प्रकार इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी की, एंड हेड फिजिकल ब्यूटी, और तुम्हारा किससे हेड करता है मतलब कि घृणा करता है तुम्हारा फिजिकल शारीरिक सुंदरता से, विदाउट वर्चू जिसमें तुम्हारा क्या गुण कोई नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है उसमें तुम्हारे गुण होते हैं, जैसे तुम्हारा माइंड हो गया, सोल, हार्ट, और तुम्हारी जो फिजिकल ब्यूटी होती है इसमें कोई भी गुण नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा जो कवि है वो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को लाइक करता हूँ या प्रेज करता हूँ, एंड फिजिकल ब्यूटी को हेड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी पोएम नंबर 2 का सेंट्रल आइडिया हो जाता है। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम सेंट्रल आइडिया, जो कि आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछी जाने वाली सेंट्रल आइडिया है। तो दोस्तों इसके जो पॉइंट हैं वो हैं जॉन मिल्टन। इनकी एक ये फेमस और पर्सनल सोनेट है जिन्होंने अंधे होने के बाद अपने जीवन पर आधारित एक सोनेट का रचना की थी। देखो आपको इसमें लिखना क्या लिखना है, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब अपनी ब्लाइंड मतलब क्या, तो अंधापन मतलब अपने अंधेपन पर, ये इसका शीर्षक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो लिखना है आपको इसमें सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल के, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ द पोइट। पोइट कौन से हैं, जॉन मिल्टन है, मतलब कि जॉन मिल्टन की एक पर्सनल सोनेट है तुम्हारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिर आपको बताया गया है द पोएम सोज ए डीप सारो ऑफ द पोइट आफ्टर लूजिंग हिज आई साइट, मतलब कि जो तुम्हारी जो पोएम है वो एक डीप सारो मतलब बहुत ही गहरा दुख प्रकट करती है पोइट का मतलब कवि का, आफ्टर लूजिंग हिज आई साइट मतलब अपनी आँखों की दृश्यता, मतलब जब उनकी आँखों की रोशनी क्या हो जाती है, लूज मतलब कि खो जाती है, तो उसके बारे में ये बहुत ही दुखद घटना को प्रदर्शित करती है। फिर आगे लिखना है आपको इसमें, द पोइट हैज़ बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, मतलब तुम्हारे जो कवि हैं वो कब अंधे हो जाते हैं, 44 मतलब जब वो 44 साल के होते हैं तो अंधे हो जाते हैं। एंड ही इज़ वेरी सैड, और वे बहुत दुखी होते हैं, बिकॉज क्योंकि नाउ ही कैन नॉट सर्व गॉड बाय हिज पोएटिक टैलेंट, क्योंकि वह अब भगवान की सहायता या नौकरी नहीं कर सकते हैं बाय हिज पोएटिक टैलेंट, मतलब अपने जो उनके पास में कविता रचने का एक जज्बा है उसके कारण वो भगवान की सहायता न करने के कारण में बहुत ही दुखी होते हैं। फिर लिखना है ही कंप्लेन्स टू गॉड, वह भगवान से शिकायत करता है, डैट कि ही मतलब किसके लिए है, गॉड के लिए है, भगवान के लिए, हैज़ टेकन हिज आई साइड कि भगवान ने उसकी क्या आई साइड मतलब आँखों की रोशनी ले ली है। फिर भी इवन देन मतलब फिर भी ही मतलब गॉड वांट्स हिम टू लेबर, मतलब भगवान चाहता है कि वह क्या परिश्रम करे, लेबर का मतलब परिश्रम करना, किसके लिए, पोइट के लिए कह रहा है। मतलब कि वो भगवान से कंप्लेन मतलब कि शिकायत करता है कि भगवान ने उसकी आंखों की रोशनी ले ली है और फिर भी भगवान उससे क्या कहता है कि वो लेबर मतलब कि परिश्रम करे, किस लिए, भगवान उसके मतलब भगवान के लिए कभी तुम्हारा क्या है परिश्रम करे, ये मतलब है यहाँ पे तुम्हारा। फिर लिखा है बट सून द पोइट रियलाइजेज हिज मिस्टेक, मतलब लेकिन सुन मतलब जल्द ही, द पोइट मतलब कवि ने, रियलाइज मतलब महसूस किया, हिज मिस्टेक अपनी गलती को महसूस किया जल्दी ही कवि ने, एंड सेज और कहता है डैट गॉड डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। गॉड डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क, भगवान को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। गॉड डज नॉट नीड एनी थिंग्स इन रिटर्न फॉर गिफ्ट्स, मतलब कि जो तुम्हारा भगवान है उसको किसी भी प्रकार के गिफ्ट के बदले में जो तुम्हारा वापस करने की चीज़ होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारा भगवान होता है वो हमें प्रकृति में बहुत सी चीज़ें फ्री देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने हमको जो प्रकृति में फ्री चीज़ें दी है उसके लिए हम भगवान को कोई गिफ्ट दें। तो ये तुम्हारे यहाँ पर लिखा गया है गॉड डज नॉट नीड एनी थिंग्स इन रिटर्न फॉर गिफ्ट्स, ही मतलब कि गॉड के लिए आया है, इज़ द किंग ऑफ किंग्स, मतलब तुम्हारा जो भगवान होता है वो राजाओं का भी राजा होता है। फिर लिखना ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, मतलब कि उसके पास में हजारों देवदूत होते हैं उसके संदेश को ये ऑर्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए।
फिर आपको इसमें लिखना है इन रिटर्न सॉरी ही इज ऑलमाइटी। ही इज ऑलमाइटी मतलब वो है प्रत्येक जगह क्या होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होता है। ही इज ऑलमाइटी। फिर लिखना है पीपुल हु बियर हिज हार्डशिप्स पैटेंटली सर्व हिम बेस्ट, मतलब कि वे लोग, द पीपुल मतलब वे लोग, हु बियर हिज हार्डशिप्स मतलब कि जो सहते हैं, बियर मतलब सहना, हिज हार्डशिप उसकी कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक, मतलब कि भगवान जो तुमको कठिनाइयाँ देता है उन कठिनाइयों को वे व्यक्ति जो बहुत ही धैर्यपूर्वक सह लेते हैं, सर्व हिम बेस्ट, वो भगवान की बहुत अच्छी से सेवा करते हैं। मतलब कि जो लोग तुम्हारे भगवान के द्वारा दी गई कठिनाइयों को अच्छी तरह से सह लेते हैं वही लोग तुम्हारे भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। वही लिखा गया सर्व हिम बेस्ट, हिम आया है भगवान के लिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एच लिखा गया है। आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर पोएट के लिए आएगा तो ही स्मॉल में लिखना है, अगर भगवान के लिए आएगा तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसलिए फिर आगे लिखा है दस, इस प्रकार द पोएट डेवलप्स ए ग्रेट फेथ इन द सुपर मैसी ऑफ गॉड, मतलब इस प्रकार पोएट मतलब कि कवि, डेवलप्स मतलब कि निर्माण करता है या विकास करता है, एक ग्रेट फेथ एक महान विश्वास, इन द सुपर मैसी ऑफ गॉड मतलब कि भगवान के अस्तित्व पर एक बहुत ही महान विश्वास कवि के मन में उत्पन्न हो जाता है। एट लास्ट अंत में द पोएट लीव्स हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, मतलब अंत में जो तुम्हारा कवि है वो स्वयं को भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है। मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि अब जो होगा वो भगवान के भरोसे होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो कुछ भी है वो तुम्हारा ऑल टोटल क्या है, गॉड ही है। ये तुम्हारा हो गया चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप अपने व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगले 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इन सेंट्रल आइडिया को अवश्य याद कर लें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।